गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। मैं प्रेमानंद गुप्ता। आज आप लोगों को फिजिक्स का तीसरा चैप्टर घर्षण के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले हम लोग का पहला और दूसरा चैप्टर हो गया है, जिसमें से फेयर कॉपी अभी सिर्फ मात्र 7 लोगों का हुआ है। तो बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो अपना फेयर कॉपी जल्द से जल्द पूरा करेंगे और भेजेंगे मेरे पर्सनल नंबर पर। आज हम लोग देखेंगे घर्षण, है ना। वास्तव में घर्षण होता क्या चीज़ होता है ना, क्या है। तो घर्षण मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग दो वस्तु ले लेते हैं ना। दो वस्तु क्या होंगे, जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, है ना। जैसे मैं ये कॉपी है और ये पेन है। जैसे ही कॉपी के ऊपर मैं पेन को चलाऊंगा तो क्या हो रहा है, ये पेन जो है कॉपी के संपर्क में आ रहा है ना। और वहाँ पे हम लोग को क्या हो रहा है, कुछ जो भी हम लोग कुछ लिखेंगे दिखाई देगा, कुछ डायग्राम खींचेंगे तो दिखाई देता है। तो हम लोग घर्षण को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि घर्षण बल दो ठोस वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच लगने वाला वह बल है जो क्या करता है, एक दूसरे की गति का विरोध करता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका उदाहरण है कि जैसे ही हम लोग रोड पे चलते हैं ना, तो रोड में जैसे ही हम लोग चलेंगे तो देखना आप लोग का चप्पल या जूता धीरे धीरे घिस जाता है। कारण क्या है कि रोड क्या करता है, उसमें कुछ जो भी उभरा हुआ रहता है वो क्या करता है, हमारे चलने के गति का विरोध करता है ना, जिसके कारण वो घिसता जाता है। साइकिल के पहिए में भी इस प्रकार होता है। हर एक चीज़ में, लगभग दुनिया में प्राय हर चीज़ में घर्षण पाया जाता है। अगर घर्षण ना होता तो हम लोग ना तो चल पाते, है ना, हम लोग फिसल जाते, ना तो हम लोग खाना खा सकते, ना सो सकते, कुछ भी। ये सब किसके कारण होता है, घर्षण। तो घर्षण को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, घर्षण वह बल है जो क्या करता है कि दो वस्तुओं के बीच में रखता है और दोनों वस्तु एक दूसरे की गति का विरोध करती हैं, ठीक है। उसके बाद यह जो घर्षण होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो घर्षण होता है उस घर्षण को मैं बोल सकता हूँ स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण मतलब होता है कि वह घर्षण जब हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, है ना, तो वह बल क्या होता है, फिर भी अपने स्थिति में डटा रहता है। मतलब उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि मैं दीवार को अगर धकेलूँगा तो दीवार को चाहे जितना धकेलूँ मैं धकेल नहीं पाऊँगा। तो इस प्रकार मैं इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकता हूँ कि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलने का प्रयास किया जाता है तो वस्तु क्या रहता है, विरामावस्था में ही रहता है। मतलब उस पर बल लगाएंगे फिर भी वो विरामावस्था में रहेगा, तो स्थैतिक घर्षण कहलाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु क्या होता है, ठीक चलने लगता है। तो वस्तु अगर चलने लगेगा तो इस प्रकार के घर्षण को कहा जाता है गतिक घर्षण कहा जाता है। जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है तो वो वस्तु क्या होता है, दूसरा वस्तु ठीक चलने की स्थिति में होता है, चला नहीं है, ठीक चलने की स्थिति में होगा। प्रारंभिक अवस्था कहलाता है सीमांत घर्षण। जैसे ही चलने की स्थिति में होगा सीमांत घर्षण, चलने लगेगा तो गतिक घर्षण, और किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना होगा तो क्या कहलाता है आप लोग का स्थैतिक घर्षण। आगे जाके हम लोग देखेंगे इस घर्षण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। जब घर्षण के प्रकार को देखेंगे, जिसमें से आप लोग का पहला घर्षण है विसर्पी घर्षण, है ना, और दूसरा है आप लोग का लौटनिक घर्षण। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, विसर्पी घर्षण और लौटनिक घर्षण। 2 प्रकार के घर्षण होते हैं, है ना। तो इसमें से हम लोग सबसे पहला देख लेते हैं विसर्पी घर्षण क्या होता है। तो जब एक ठोस वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर खिसकाने से, है ना, अथवा खींचने का प्रयास करता है। जब एक वस्तु को, जैसे कि ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक कॉपी को मैं अगर खिसकाऊंगा, सिरकाऊंगा, तो उनके बीच में जो घर्षण होगा वो विसर्पी घर्षण है। जबकि लौटनिक में क्या होगा, वस्तु बार बार घूमने लगता है, जैसे कि साइकिल के पहिए हो गया, है ना। तो आप लोग का जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के तल को घुमाने या लुढ़कने का प्रयास करता है, घुमाने का, लौटनिक घर्षण, और एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलता है तो क्या हो जाएगा, विसर्पी घर्षण। दोनों में अंतर मैक्सिमम टाइम पूछता है, तो दोनों में अंतर को आप लोग देख लेंगे। अब घर्षण के नियम, तो घर्षण के नियम 5 नियम हैं। इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ परिभाषाएं बताऊंगा, जिसमें से पहला है आपका घर्षण गुणांक। पहला परिभाषा क्या है, घर्षण गुणांक क्या होता है ना। तो घर्षण गुणांक क्या है, दो संपर्क तलों के बीच लगने वाला सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। मैं आप लोग को पुनः बता देता हूँ। मान लो कोई वस्तु है, तो इस वस्तु पर 4 प्रकार का बल लगता है। वस्तु के नीचे हमेशा उसका वजन भार रहेगा। भार मतलब W, वो क्या होगा, उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो वो हमेशा नीचे की ओर कौन सा बल लगता है, mg बल।
देखना हम लोग भी खड़े रहते हैं पृथ्वी की सतह पर, तो नीचे एक प्रकार का बल का अनुभव करते हैं, वो हम लोग का भार होता है। वो भार किसके बराबर होता है? mg के बराबर। ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसको बोलते हैं r, इसी को कहा जाता है आप लोग का अभिलंब प्रतिक्रिया। इसको क्या कहा जाता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। यहाँ पे एक साइड और ये दूसरा साइड में है ना, एक साइड में जिधर से बल लगाते हैं वो सामान्य बल होगा, और जहाँ से घिसते हुए मतलब घर्षण के कारण बल आगे बढ़ता है उसको Fs बोलते हैं। इसको बोलते हैं सीमांत घर्षण गुणांक या स्थैतिक घर्षण गुणांक या गतिक घर्षण गुणांक, तो इसको हम लोग बोलेंगे घर्षण गुणांक। ठीक, तो मैं घर्षण गुणांक को इस प्रकार परिभाषित कर सकता हूँ कि किसी भी दो पिंड को हम लोग को क्या करना है, अगर उस पर घर्षण कराना है तो बल जो है वो किसके बराबर होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती। इसको क्या पढ़ते हैं? अनुक्रमानुपाती भी पढ़ते हैं और समानुपाती भी पढ़ते हैं, तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसको हटाएंगे तो एक नियतांक लगता है, यहाँ पे नियतांक को म्यू से दर्शाते हैं, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं जी? इसको म्यू पढ़ते हैं, है ना, म्यू से दर्शाते हैं। तो म्यू बराबर हो जाएगा F/r, और म्यू को ही क्या कहा जाता है? घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक क्या होता है? बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से मैं एक कोण बनाऊंगा, है ना। एक कोण कौन सा बनाऊंगा? पहले आप लोग का घर्षण कोण। यहाँ से एक परिभाषा और आता है घर्षण कोण। तो घर्षण कोण क्या है? जैसे आपको बताया था, कोई वस्तु लेना है ना, उस वस्तु को मैंने क्या मान लिया? ए भी ले सकता हूँ। ऊपर की ओर बताया था क्या लगता है? अभिलंब प्रतिक्रिया, है ना। अगर संतुलन की अवस्था में लेना है तो बीच में एक ठो एंगल बनेगा, उस एंगल को क्या मान लें? थीटा, और इसी थीटा को क्या कहा जाता है? घर्षण कोण। तो इसको मैं इस प्रकार परिभाषित करता हूँ कि सब संतुलन की अवस्था में, तो क्या बोलूँगा? सीमांत संतुलन की अवस्था में घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी, ये क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया, है ना, और ये बल कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल। तो सीमांत संतुलन की स्थिति में अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल का जो परिणामी होता है, बीच वाले को हमेशा क्या बोलते हैं? परिणामी के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? घर्षण कोण। ठीक, क्या होगा? सीमांत संतुलन की अवस्था में, यानी कि संतुलन की अवस्था में अभिलंब प्रतिक्रिया और ये क्या है? घर्षण बल के परिणामी और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच बनने वाला कोण कहलाता है घर्षण कोण। अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल का जो परिणामी है ना, और इस अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच जो बनेगा कोण, वो कोण क्या कहलाता है? घर्षण कोण। किससे दर्शाते हैं? थीटा से। ठीक, उसके बाद आपका घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में संबंध भी होगा। तो इसमें से सबसे पहला एक क्वेश्चन आप लोग का आता है जो 5 नंबर या 3 या 4 नंबर का पूछ सकता है ना, कि घर्षण कोण, है ना, क्या प्रश्न पूछ सकता है? घर्षण गुणांक, है ना, व घर्षण कोण में संबंध। किसमें? घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में संबंध पूछ सकता है, या इसी प्रश्न को ऐसा पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? सिद्ध कीजिए, है ना। क्या सिद्ध करना है? कि घर्षण गुणांक, घर्षण जो गुणांक का मान जो है वो क्या हो जाएगा? घर्षण कोण के स्पर्शजिया के बराबर होता है। क्या प्रूव करना है? घर्षण गुणांक व घर्षण कोण में संबंध, या पूछेगा सिद्ध करना है घर्षण गुणांक, है ना, घर्षण कोण के स्पर्शजिया के बराबर होता है। आपको पता है कि साइन को बोलते हैं जिया, है ना, कॉस को बोला जाता है कोजिया, और टेन जहाँ पे रहता है उसको बोला जाता है स्पर्शजिया। तो यहाँ पे स्पर्शजिया पूछा है, तो घर्षण गुणांक मतलब कि म्यू, घर्षण कोण थीटा के स्पर्शजिया मतलब कि टेन थीटा के क्या होता है? बराबर होता है। ये प्रूफ करना है। ये जो प्रूफ करने वाला पूछ रहा है वो इतना पूछ रहा है कि म्यू बराबर टेन थीटा मेरे को लाना है, और सेकंड पहला प्रश्न में घर्षण गुणांक म्यू और घर्षण कोण थीटा में संबंध, या तो संबंध पूछेगा तो भी इसको लाना है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो भी इसको बनाना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग का सेम है, यही डायग्राम बनेगा। डायग्राम बनने के बाद यहाँ पे देखना, ये बल जो है दो भागों में बढ़ जा रहा है। आपको पता है जहाँ भी एंगल बनाता है, याद रखेंगे, जहाँ भी कोण बनता है ना, वो कहलाता है कॉस थीटा। जहाँ कोण नहीं बनाता है वो क्या कहलाता है? साइन थीटा।
तो इसमें भी s को दो भागों में बांटा गया है। f बराबर क्या हो जाएगा आपका s साइन थीटा हो जाएगा, है ना, और एक बार क्या हो जाएगा r बराबर हो जाएगा s कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो बल है ना, ये अभिलंब प्रतिक्रिया, ये नीचे वाला कोण नहीं बना रहा है यहाँ पे, तो ये कोण नहीं बना रहा है। और पता है संतुलन की अवस्था में ना ऊपर की ओर जितना बल लगेगा नीचे की ओर उतना बल लगेगा, साइड में जितना बल लगेगा इस साइड में भी उतना ही बल लगेगा। तो ऊपर की ओर कौन सा बल लगता है r, और नीचे की ओर जो हम लोग कोण नहीं बना रहा है तो उसको क्या माना हूँ मैं, क्या मानूंगा, यहाँ पे कोण बना रहा है तो इसको क्या मान लूँगा s कॉस थीटा, क्योंकि s है ये कॉस थीटा, यहाँ कोण नहीं बना रहा है तो s साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा f, तो f बराबर s साइन थीटा, r बराबर क्या हो जाएगा s कॉस थीटा। दोनों को आपस में भाग दे दूंगा, समीकरण 1 और 2, तो क्या हो जाएगा f बट्टे r बराबर s साइन थीटा बट्टे s कॉस थीटा। s और s कटेगा, साइन बट्टे f बट्टे r का मान म्यू होता है और साइन बट्टे कॉस का मान क्या होता है टेन थीटा। तो ये हम लोग का प्रूफ करना है, छोटा सा है। वैसे ही आप लोग का क्या है विराम कोण है, विराम कोण का भी प्रूफ आप लोग को बना के मेरे पास भेजना है। क्या भेजना है, थीटा बराबर अल्फा, या तो सिद्ध कीजिए कि क्या पूछेगा कि आपका क्या हो जाएगा घर्षण कोण क्या हो जाएगा, विराम कोण को अल्फा बोलते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये मेरे को आपको बना के भेजना है। उसके बाद घर्षण कोण का निर्धारण, इसका प्रैक्टिकल करना है, आप लोग को लिखना नहीं है। उसके बाद आप लोग घर्षण कोण का लाभ और हानि को पढ़ सकते हैं, जिसके कारण मशीनें की कल पुर्जे नष्ट होती हैं, ये आप लोग का बेसिकली है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और उसके बाद घर्षण को कम करने के क्या क्या उपाय हैं, उसमें स्नेहक है जो तेल लगा के कम कर सकते हैं। इस प्रकार ये थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जितना भी अब ये प्रश्न है आपका, अति लघुत्तरीय प्रश्न हो चाहे लघुत्तरीय प्रश्न हो, सबको लिखना है। और आप लोग का तीसरा चैप्टर को भी आप लोग को जल्द से जल्द चेक करवाना है। आप लोगों को गुरुवार तक जिसका चेक नहीं होगा उसको ग्रुप से हटा देंगे हर एक विषय से। तो आप लोग को चैप्टर 1, 2, 3 आप लोग को क्या करना है, जल्द से जल्द आप लोग को फेयर कॉपी में बना के भेजना है। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गुरुत्वाकर्षण के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।